नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रेट्रो मैजिक में। आज मैं बात करने वाला हूं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक मशहूर फिल्म जर्नलिस्ट के बारे में। ये फिल्म जर्नलिस्ट दरअसल एक्ट्रेस बनना चाहती थी। वो एक ऐसे परिवार को बिलोंग करती थी जहां उनके पिताजी एक मशहूर बैरिस्टर थे। अमीर परिवार था और परिवार में बहुत से लोग बैरिस्टर प्रोफेशन में ही थे। और ये लड़की एक्ट्रेस बनने के सपने लेकर इंडस्ट्री में आई और एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। मुलाकात उनकी हुई ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ और मीना कुमारी ने इस लड़की से कहा कि तुम शॉर्ट स्कर्ट्स मत पहनना, तुम्हारे पैर मोटे मोटे हैं, अच्छे नहीं लगते। और ये जो मीना कुमारी जी ने कहा, एक्ट्रेस के जो सपने थे इस लड़की के वो चूर चूर हो गए। बल्कि इस लड़की के दिल में एक आग सुलगने लगी। फिल्म इंडस्ट्री के ये जो स्टार्स हैं ये अपने आप को क्या समझते हैं और मैं कुछ करके दिखाऊंगी, इसी इंडस्ट्री में मैं कुछ करके दिखाऊंगी, ये उसने अपने एक दोस्त से वादा किया। बहुत जल्द स्क्रीन मैगजीन में एक रिपोर्टर बन के वो ज्वाइन की। नखरे बड़े थे उसके, क्योंकि वो अमीर परिवार से थी। 3 दिन महज स्क्रीन में काम किया और उसे निकाल दिया गया। कुछ अरसे बाद एक और मशहूर मैगजीन स्टार एंड स्टाइल, वहां पे उन्हें नौकरी मिली। कुछ आर्टिकल्स लिखे। इनके आर्टिकल्स की एक खासियत थी, बेझिझक कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे वो लिखती थी और एडिटर को शायद लगा होगा कि ये हमारी मैगजीन के सेल्स को बूस्ट कर सकता है। ये वो दौर था जब आर्टिकल्स बहुत ही सिंपल होते थे, प्रोफेशनल करियर को लेके एक्टर एक्ट्रेसेस के। लेकिन इस लड़की के आने के बाद एक बहुत जबरदस्त सी चेंज हुआ राइटिंग में। ये लड़की, जिसको एक पूरा का पूरा कॉलम दिया गया स्टार एंड स्टाइल में, जिसका नाम था फ्रैंकली स्पीकिंग। ये फ्रैंकली स्पीकिंग में ये लड़की अपनी कलम का इस्तेमाल करती थी, जो कलम जहर से भरा हुआ था। इस जर्नलिस्ट का नाम था देवयानी चौबल। देवी के नाम से वो जानती थी और देवयानी चौबल के ठाठ भी थे, उसके नखरे भी थे और वो किसी स्टार से कम नहीं थी। कम से कम देवी नहीं समझती थी वो किसी स्टार से कम है। आगे चल के इंडस्ट्री वालों ने भी ये समझ लिया कि ये दूसरे जर्नलिस्टों से अलग है। सफेद रंग की साड़ी, सफेद पर्ल्स की माला, ये एक उनका ट्रेडमार्क स्टाइल था। इनसाइड सोर्सेस से इंफॉर्मेशन निकालना, यानी कि एक स्पॉट बॉय से लेके हेयर ड्रेसर से लेके टेक्नीशियन से लेके स्टार के सेक्रेटरी से लेके पीआरओ से लेके टॉप स्टार, सब जगह इनकी पहुंच। और इस पहुंच की वजह से उसे ऐसे ऐसे खबरें मिलती थी जिसे पढ़ने के बाद स्टार्स हक्का बक्का रह जाते थे कि ये न्यूज देवी को कहां से मिला। और ये कॉलम जो था फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मशहूर हुआ। स्टार एंड स्टाइल के मैगजीन लोग देवी के कॉलम पढ़ने के लिए लिया करते थे। ये कॉलम इतना मशहूर हुआ कि एक और उस जमाने के मैगजीन ईव्स वीकली, उन्होंने भी देवी को अपने मैगजीन में कॉलम लिखने का मौका दिया। देवी की कलम बुलंद होती गई और वो कंट्रोवर्शियल क्वीन बन गई। एक कंट्रोवर्शियल क्वीन तब बनते हैं जब आप बेझिझक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स लिखते हैं। और देवी को डर किसी बात का नहीं था। वो जानती थी कि अगर किसी ने केस किया तो घर में ही बैरिस्टर है, वो बचा लेंगे। और इस वजह से देवी ने एक से एक बड़े स्टार के साथ टक्कर लिया। दिलीप कुमार साहब के बारे में वो बहुत दिल में उनके एक ख्याल थी कि दिलीप कुमार साहब जैसा कोई एक्टर नहीं है। वो दिलीप कुमार साहब को बचपन से पसंद करती थी। मुलाकात जब हुई, दिलीप कुमार साहब ने ज्यादा भाव नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। जब 2 या 3 बार ऐसे हुआ, देवी ने सोचा कि ये स्टार अपने आप को क्या समझता है। उन्होंने दिलीप कुमार साहब के बारे में लिख दिया कि ही इज एन ओवररेटेड एक्टर। पहली बार ऐसा हुआ होगा दिलीप साहब के बारे में किसी ने लिखा। और दिलीप साहब के पीछे वह ऐसे पड़ गई कि उनके हर एक परफॉर्मेंस में होठ निकालना, कुछ ना कुछ लिखना। 80s के दशक में दिलीप कुमार साहब
और एक बहुत ही यंग एक्ट्रेस आसमा, इस एक्ट्रेस के साथ कुछ बातें इंडस्ट्री में खलबली मचाने लगी और देवी ने पूरा खुलासा कर दिया कि आसमा नाम की लड़की के साथ दिलीप कुमार साहब का अफेयर चल रहा है। इतना ही नहीं, जब अनिल कपूर साहब की प्रवेश हुई इंडस्ट्री में तो देवी ने बेझिझक लिख दिया, अनिल कपूर शक्ल से जेब का तरह लगता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स उनके जो फ्रैंकली स्पीकिंग में आने लगे, वो बहुत खलबली मचाने लगी इंडस्ट्री में। राज कपूर साहब के बारे में यह कह दिया कि नशे के हालत में राज कपूर साहब ने मुझसे एक बार कहा, देवी मैं तुम्हारा छाती देखना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, खुलेआम देवी ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर कोई स्टार है जिसके साथ मैं सोई हूं तो वो है राजेश खन्ना। यही वो राजेश खन्ना थे जिनको सुपरस्टार का खिताब देवी ने दिया उनके कॉलम में, और तब से राजेश खन्ना साहब को सुपरस्टार कहने लगे लोग। राजेश खन्ना साहब देवी के बहुत क्लोज थे। सारे इंफॉर्मेशन राजेश खन्ना साहब के पहले देवी के पास पहुंचती, यहां तक कि राजेश खन्ना साहब ने जब शादी की, सबसे पहला न्यूज देवी को दिया गया और देवी ने ही यह खुलासा किया कि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी हो रही। और ऐसे आर्टिकल्स और ऐसे स्निपेट्स, छोटे छोटे खबरें कंट्रोवर्शियल लिखते लिखते इंडस्ट्री में बहुत सारी दुश्मनी भी होने लगी। बहुत सारे लोगों खफाते इस राइटर से, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। सारे पार्टीज में देवी मौजूद होती थी। वो एक अपना ऐसा टेबल चुन लेती थी, अपने ड्रिंक लेकर वहां बैठती थी जहां से आर्टिस्ट प्रवेश होते थे। तो जैसे ही पार्टी में जो आर्टिस्ट ने एंट्री ली और उसने देवी को देखा, एक्नॉलेज किया, गुड इवनिंग, हेलो, हाउ आर यू, वो आर्टिस्ट बच गया। जिस आर्टिस्ट ने देवी को देखा और नजरअंदाज किया, अगले ही कॉलम में उस आर्टिस्ट के बारे में वो कुछ ना कुछ उलट पुलट लिख देती। और ऐसा ही कई बार हुआ। बहुत सारे आर्टिस्ट खफा भी थे और उनमें से सबसे ज्यादा खफा थे धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी के बारे में भी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया देवी ने। हेमा मालिनी जी के बारे में बासी इडली ये शब्द यूज किया। और धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी के जो अफेयर उस जमाने में थे उसके बारे में बहुत कुछ लिखा। यहां तक कि खुलासा कर दिया कि धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी ने शादी कर ली है, दोनों मुस्लिम कन्वर्ट हुए और शादी कर ली। एक आर्टिकल में यह भी लिख दिया कि धर्मेंद्र जी दिन में सेट पे हेमा जी की सेवा करते हैं और रात को घर जाकर प्रकाश की सेवा करते हैं, यानी कि उनकी पत्नी की। ये सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद धर्मेंद्र जी तो भड़क उठे थे, लेकिन कभी मौका मिला नहीं, देवी उनके हाथ नहीं आई। महालक्ष्मी रेस को उसमें एक चैरिटी इवेंट हुआ उस जमाने में, जिस इवेंट में धर्मेंद्र जी को गेस्ट बुलाया गया, कुछ जर्नलिस्ट भी थे। और उस फंक्शन में धर्मेंद्र जी ने देवी को पकड़ लिया, यानी कि जब देवी को देखा वो देवी की तरफ आए गुस्से में, मोटी मोटी गालियां देते हुए, और देवी समझ गई कि धर्मेंद्र जी उनके तरफ आ रहे हैं। वो भागने लगे, धर्मेंद्र जी उनके पीछे भागे, लोग देखते रह गए। इतना ही नहीं, देवी डर के मारे लेडीज टॉयलेट के अंदर घुस गई और बंद कर ली। कहते हैं करीब आधा घंटे तक लेडीज टॉयलेट में वो थी, और जब उन्हें एहसास हुआ कि धर्मेंद्र जी चले गए तब वो धीरे से बाहर निकली। और इसके बावजूद भी देवी ने अपने कलम को रोका नहीं, वो उसी अंदाज में लिखती रही। सन एंड सैंड होटल में कहते हैं एक बार धर्मेंद्र जी के दोनों सुपुत्र यानी कि सनी देओल और बॉबी देओल ने देवी को घेर लिया, बहुत गालियां दी और कहा कि अगर हमारे पिताजी के बारे में कुछ भी उलट पुलट लिखोगी, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सिर्फ बातें थी, लेकिन देवी को कोई रोकने वाला नहीं था। जब दिलीप कुमार साहब के बारे में भी उल्टा पुल्टा लिखा गया, कहते हैं दिलीप कुमार साहब को मजबूरन एक बहुत पावरफुल आदमी का सहारा लेना पड़ा। और वो जमाने के लोग कहते हैं एक फोन आया देवी को, फोन किसका था ये किसी को नहीं पता, देवी ने भी खुलासा नहीं किया, लेकिन उस फोन के बाद देवी ने दिलीप साहब को छोड़ दिया। उसके बाद उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। और बहुत सारे आर्टिकल्स
इस कलम से निकली हुई जहर की तरह फैल रही थी, लेकिन लोगों को मजा आ रहा था। कई कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स के बारे में स्टार्स कहते थे कि क्या जरूरत है हमारी पर्सनल लाइफ में झांकने की, लेकिन देवी का यह मानना था एक सेलिब्रिटी यानी कि एक फिल्म स्टार की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। अगर लोग उनकी काम की प्रशंसा करते हैं, उनको अटेंशन उससे चाहिए, तो उनकी पर्सनल लाइफ को भी जानने का पूरा अधिकार ऑडियंस को है। यह लॉजिक देवी का था और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा इंडस्ट्री में। कोई ये जान नहीं पाया देवी को ये सारे इनसाइड इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है। उनके आर्टिकल की खासियत ये थी कि उनके लिखे हुए हर शब्द जेन्युइन था। कोई भी ऐसा नहीं था कि वो अपना मसाला डालकर बनाती थी। जो इंफॉर्मेशन अंदर से मिलती उसी को वो अपने आर्टिकल में डाल के पेश कर लेती। तब तक इंग्लिश जर्नलिज्म में हिंदी वर्ड्स का प्रयोग नहीं हुआ करता था। हिंग्लिश, ये जो शब्द हिंग्लिश जो है, पहली बार देखा गया जब देवी ने उनके आर्टिकल में इंग्लिश के बीच में कचरा या बदन, ये सारे शब्द यूज करने लगे और ये आगे चल के ट्रेंड भी बन गया। मशहूर ऑथर और राइटर शोभा दे ने भी इसका इस्तेमाल किया अपने नॉवेल्स में। तो देवी एक किस्म से ट्रेंड सेटर बन गई और इंडस्ट्री में देवी का दर्जा कुछ अलग था। देवी कंट्रोवर्शियल क्वीन बन गई, गॉसिप क्वीन, ये टैग भी उन्हें मिल गया। 1985 तक ये सिलसिला चलता रहा और 1985 में देवी को पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया और ये पैरालिटिक स्ट्रोक के बाद या तो वो व्हील चेयर में थी या बिस्तर पे, लेकिन उनका लिखना बंद नहीं हुआ। वो अपने 2 असिस्टेंट्स को बुलाती थी घर में, लोखंडवाला में जहां वो रहती थी, और वो नरेट करती थी और ये असिस्टेंट्स लिखते थे और उनके आर्टिकल्स छपते थे। बुरा वक्त से गुजरा ये दौर जब वो पैरालिटिक स्ट्रोक आया, फाइनेंशियल इशू भी आई और इस दौर पे कुछ एक्टर्स जैसे सुनील दत्त या धर्मेंद्र जी, इन्होंने उन्हें मदद की। वो उनके लिए दवाइयां बेचते थे, पैसे बेचते थे, फ्रूट्स बेचते थे। ये सब बेचने के बावजूद भी देवी उनके बारे में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल लिखती थी। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चला, फिर ये सारी चीजें आने बंद हो गई। 10 साल पैरालिटिक स्ट्रोक के बाद, व्हील चेयर और बिस्तर पर रहने के बाद 1995 में देवी इस दुनिया को अलविदा करके निकल गई। जिस दिन उनकी मौत हुई, कहते हैं क्रेमेटोरियम में मुश्किल से 5 लोग इंडस्ट्री से थे, लेकिन देवी उस दौर में जी रही थी, खास करके 60-70s में, जिस दौर में देवी के नाम से लोग कांपते थे, इंडस्ट्री के लोग कांपते थे। उनका वो दर्जा था। अब वो सही जर्नलिज्म था, गलत जर्नलिज्म था, गॉसिप जर्नलिज्म ठीक है या गलत है, हम तो ये नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं देवी जैसा न कोई थी न कोई आएगा। देवी के लिखे हुए कॉलम फ्रैंकली स्पीकिंग एक ट्रेंड सेटर बन गया और आज जर्नलिज्म जिस जगह पहुंची है, आज तो खुलेआम कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स छपते हैं या वीडियोस बनते हैं जो वायरल हो रहे हैं, लेकिन उस जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, देवी वॉज द क्वीन ऑफ गॉसिप। और ये भी कहते हैं कुछ लोग, तितली की तरह उड़ती थी और मधुमक्खी की तरह काटती थी। देवी यानी कि देवयानी चौबल इंडस्ट्री की वो जर्नलिस्ट है, जब जब फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लिखा जाएगा, कम से कम एक पैराग्राफ देवयानी चौबल के बारे में जरूर आएगा। आज का किस्सा यहीं समाप्त कर रहा हूं, यही कहते हुए देवी जहां भी हो, उनकी आत्मा हमेशा खुश रहे। फिल्म इंडस्ट्री के इनसाइड न्यूज देने वाली देवी, जो करोड़ों लोगों ने उनके आर्टिकल्स पढ़े, उसका लुत्फ उठाया, कम से कम उनको जहन में रखते हुए हम यही कहेंगे, देवी आप जहां भी हो खुश रहिए।